हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद मिर्जा सर। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैं आप लोगों को एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करवा रहा हूँ। लास्ट दो वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर में हो चुके पेपर सॉल्व करवाए हैं। दो पेपर की वीडियो हम लोग बना चुके हैं। 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की वीडियोस बनाकर मैंने दे दी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग थर्ड पेपर उसी सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं जो हुआ था 19 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 के अंदर। एक और वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए रहेगी जो कि है 19 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 का पेपर। जस्ट जो पेपर गए हैं पिछले ही साल उन चारों पेपर्स को पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ जब आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि एसबीआई क्लर्क का जो अपकमिंग पेपर है आप लोगों के लिए वो कैसा आने वाला है, आपको क्या अप्रोच रखनी है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जो लोग एसबीआई क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, जिन लोगों के टारगेट अभी अपकमिंग एसबीआई क्लर्क का पेपर है, वो इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आज के इस पेपर के अंदर की क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, 7 पर्सन बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नॉर्थ फेसिंग लोग बैठे हुए हैं, 7 लोगों का अरेंजमेंट है। जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक नई स्लाइड के अंदर मैं बना दूंगा। ये लीजिए, 7 लोगों के लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, उसमें 7 कॉलम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 सभी लोग नॉर्थ फेसिंग हैं, तो ये लीजिए नॉर्थ फेसिंग लोगों के लिए कॉलम बन गए हैं। आगे पढ़ते हैं। जी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी। सिटिंग अरेंजमेंट का रूल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आपको उस व्यक्ति से स्टार्ट करना होता है जिसकी डेफिनेट पोजीशन आपको पता पड़ जाए, फिर चाहे वो किसी एंड से हो या कहीं बीच में हो या किसी और व्यक्ति के रिस्पेक्ट में हो। बस आपको पोजीशन कंफर्म पता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति कहाँ बैठेगा। कई बार जब लेवल अच्छा होता है क्वेश्चन का तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने पर भी कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं मिलती है। वो तो फिर आपको केस ही लेना पड़ता है। तो अब आप दो दो तीन तीन जो भी केस आपके बन रहे हो उसके हिसाब से स्टार्ट करें। बाकी आम तौर पर जो क्लरिकल लेवल के पेपर होते हैं उनके अंदर केस स्टार्टिंग में हमें जरूरत नहीं पड़ती है, आगे जरूरत पड़ सकती है। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। अगर हमें कोई डेफिनेट पोजीशन व्यक्ति की मिल गई तो ठीक है, नहीं तो केस ले लेंगे। जी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी। जी बैठा है डी से 3 प्लेसेस अवे। तो कहाँ बैठेगा अभी नहीं बता सकते क्योंकि जी लेफ्ट में है या राइट में है, कहाँ है इससे हमें अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। बी सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू डी नॉर एट द एंड। बी ना तो डी के पास बैठा है ना ही एंड पर बैठा है। तो हमें बस अभी तक ये पता चला है कि बी एंड पर नहीं है। ठीक है। The number of persons to the left of H is the same as the number of person to the right of C. जितने लोग H के लेफ्ट में हैं उतने ही लोग C के राइट में हैं। जितने लोग H के लेफ्ट में हैं उतने ही लोग C के राइट में हैं। इससे भी हम H और C की कंफर्म पोजीशन नहीं बता सकते। C sits to the right of G and to the immediate left of E. C बैठा है right of G and to the immediate left of E. तो हमें देखा जाए तो कोई कंफर्म पोजीशन मिली ही नहीं है। तो अपन केस लेकर काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। G sits 3 places away from D. G बैठा है 3 प्लेसेस छोड़कर D से। तो देखो केस लेकर अगर काम करें तो D के 3 प्लेसेस अवे है G। अगर D इस कॉर्नर में हो तो 1 2 और 3 G यहाँ आ जाएगा। अगर D यहाँ हो तो 1 2 और 3 G यहाँ आ जाएगा। ठीक है। मैं केसेस और बहुत सारे ले सकता हूं। अभी डी को यहाँ रख दूं तो जी यहाँ आ जाएगा। डी को यहाँ रख दूं तो 1 2 3 जी यहाँ आ जाएगा। डी को यहाँ रख दूं तो जी आगे आ जाएगा। तो दुनिया भर के केसेस हमें नहीं लेने, हमें लिमिटेड केस लेकर काम करना है। एक बार अपन ने ये 2 केसेस ले लिए, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसको पढ़ते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इससे हमें आगे अच्छी मिलती है तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो केस और लेने की कोशिश करेंगे।
बी सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू डी नॉर एट द एंड। बी बैठा है ना तो डी के पास और ना ही कॉर्नर में, तो बी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो बी की पोजीशन क्या, या तो ये या ये। दो केसेस हैं, इस केस में तीन आ गई। नीचे वाले केस में देखें तो बी यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो क्या क्या पोजीशन आ गई, या तो ये या तो ये या तो ये, दो दो पोजीशन, तीन तीन पोजीशंस आ गई हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एच इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ सी। एच के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही लोग सी के राइट में हैं। दोनों केसेस के अंदर देखते हैं कहां कहां बन सकता है। एच अगर यहां हो तो एच के लेफ्ट में एक व्यक्ति, तो सी के राइट में भी एक व्यक्ति। एच अगर यहां हो तो एच के लेफ्ट में दो व्यक्ति, तो सी के राइट में भी दो व्यक्ति। तो ये तो फिर केस पे केस आ गया। सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो ये तो भरमार हो जाएगी केसेस की, तो अपन इतने केस कभी एक साथ नहीं लेंगे, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सही नहीं बन पाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन अपने काम की हो तो वो देखते हैं। C sits to the right of G and to the immediate left of E। C बैठा है G के तो राइट में और E के इमीडिएट लेफ्ट में। C बैठा है G के तो इमीडिएट राइट में और E के G के तो राइट में और E के इमीडिएट लेफ्ट में। तो G के राइट में है और E के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो क्या हो सकता है। देखो ऊपर वाले केस में अगर मैं देखूं तो दो केसेस बन रहे हैं। B को भी हटाते हैं हमें G मिल गया है और D मिल गया है। G के दाईं तरफ होना चाहिए कौन, C, और E के इमीडिएट लेफ्ट में। तो अगर C यहां हो, E यहां हो, तो ये एक केस हो जाएगा। दूसरा केस अगर मैं देखूं, G मेरे पास यहां था, C यहां है और E यहां हो सकता है, ये दो केस हैं। इस केस में देखूं तो C यहां और E यहां, या फिर G इधर, नहीं इसमें तो यही बनेगा क्योंकि एक ही केस बच रहा है। ऊपर में दो केस हो गए पर नीचे तो एक ही केस हो रहा है, तो ये तीन केस हमारे पास अभी हैं। ये तीन थोड़े से ऐसे केस अपने को लग रहे हैं जिनसे अपन आगे बढ़ सकते हैं, इसी के ऊपर आगे बात करते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। केवल एक व्यक्ति बैठा है बी और जी के बीच में, तो इस हिसाब से बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और इसके हिसाब से बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो बी की पोजीशन आपको कंफर्म हो गई है ना। और इस केस के हिसाब से बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और देखें अब देखो ऊपर एक लाइन और क्या थी, बी नाइदर एडजेसेंट टू डी नॉर एट द एंड। बी ना तो डी के एडजेसेंट में, अब बी डी के एडजेसेंट में नहीं आएगा, यानी ये केस एलिमिनेट हो गया। तीन केस आपने बनाए, उसमें से एक केस आपका एलिमिनेट हो गया है। एक केस अगर आपका एलिमिनेट हो गया तो अब आपके पास बचे कौन से केस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले केस के अंदर आपको डी अभी नहीं लिखा था आपने, डी आपको लिखना पड़ेगा। जी सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, तो इस केस के अंदर तो यहाँ ऑलरेडी डी बैठा हुआ था, तो ई तो बैठ ही नहीं सकता, तो ये केस भी एलिमिनेट हो गया। दो दो केस एलिमिनेट हो गए, अब आपके पास बचा क्या, सिर्फ एक केस, उसको आप बनाने की कोशिश करो। बी जी सी ई डी तो आ गए आपके पास। ऊपर लाइन में लिखा था, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एच इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ सी। जितने सी के दाएं यानी कि एक और दो, उतने ही एच के बाएं यानी कि एक और दो। तो एक व्यक्ति जो बच रहा है वो कौन है, वो है एफ। वो आ गया यहाँ पर, ये लीजिए, ये हमारा अरेंजमेंट सेट हो गया है। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपस में काफी इंटरलिंक्ड है, तो उससे थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं। ये आपका अरेंजमेंट बन गया, एफ बी एच जी सी ई और डी। क्लियर है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the position of F with respect to H? H के रेस्पेक्ट में F की पोजीशन क्या है, लेफ्ट सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। Which of the following is true? C sits to the right of D। C बैठा है to the right of D। सी बैठा है टू द राइट ऑफ डी, नहीं ये तो बात सही नहीं है, गलत है, क्योंकि सी तो लेफ्ट में बैठा है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। तीन लोग बैठे हैं एफ और ई के बीच में, नहीं चार लोग बैठे हैं, ये भी सही नहीं है। जी सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। जी बैठा है मिडल, मिडल में, जी के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ तीन तीन लोग हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखें।
एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर, हु सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द पर्सन हु सिट्स एडजेसेंट टू डी। डी के पास बैठे व्यक्ति से 4 स्थान दूर कौन है? डी के पास कौन बैठा है? ई, उससे 4 स्थान, 1 2 3 4। कौन बैठा है? बी, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी सही, करेक्ट है। आ गया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट ऑल नॉर्थ फेसिंग लोगों के बारे में आपका ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर एंड द सम ऑफ लास्ट 4 डिजिट? बहुत आसान क्वेश्चन है, नंबर लिख लेते हैं जल्दी से। 8 7 3 4 5 6 9 1। क्या कह रहा है आपको करने के लिए? इसने कहा है कि फर्स्ट 4 डिजिट, सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट, 8 7 3 और 4, 4 2 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो गया? 22। इन चार का सम अगर आप कर रहे हो तो वो आ जाएगा 22। इन चार का सम करोगे तो 9 और 1 10 और 6 16 और 5 21। करना क्या है कि बीच का अंतर, तो आपको इनका गैप निकालना है। तो 22 में से 21 गया, आंसर क्या बचा? 1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। देखो एक चीज समझना, यहाँ पर क्योंकि मुझे आपको पूरा डिटेल इलेबोरेट करना पड़ता है, इसलिए मैं हर सवाल को आपको लिख लिख कर और पूरा डिटेल में बोल बोल कर बता रहा हूँ। जब आप एक्चुअल पेपर कर रहे होंगे तो ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप बिना लिखे भी 8 7 3 और 4 का सम कर सकते हैं, 5 6 9 1 का सम कर सकते हैं और उन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आप बगैर लिखे ये सब काम करें। लिखने से आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, आपका टाइम कंज्यूम होगा और आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि जितना लिखेंगे आप उतना ज्यादा हो सकता है कोई नंबर आपने एक बार गलत लिख लिया हो। भाई आप पढ़ रहे हो, ऊपर से देख रहे हो और वही तो लिख रहे हो, तो लिखने के अंदर गलती होने के चांसेस ज्यादा है। जब आप इसको ओरली करोगे तो आप इसको बहुत जल्दी कर पाओगे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन करने का पेपर में टाइम होना चाहिए मैक्सिमम मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड। आप आराम से कर सकते हैं 4 5 सेकंड के अंदर। 8 7 3 4 को जोड़ा 22 आया, 5 6 9 1 को जोड़ा 21 आया, 22 में से 21 गया, 1 बच गया। और जल्दी भी हो सकता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको बिल्कुल स्पीड से कर देते हैं। 5 सेकंड से ज्यादा इस टाइप के सवाल में नहीं लगना चाहिए, ओरली आप ये सवाल करेंगे। चलिए क्लियर है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सोलॉगिज्म का क्वेश्चन आ गया। ओनली और ओनली ए फ्यू के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, तो जल्दी से इनको बना लेते हैं। ओनली ईस्ट इज नॉर्थ, केवल ईस्ट नॉर्थ है, तो इसका मतलब क्या होता है? ओनली के बारे में कीवर्ड जो है मैं आपको बता चुका हूं। ओनली ईस्ट इज नॉर्थ, केवल ईस्ट जो है वो नॉर्थ है, बाकी कोई भी नॉर्थ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ जो है वो छोटा होगा और अंदर आएगा, और ईस्ट बड़ा बड़ा होगा और बाहर आएगा। ओनली का मतलब ये होता है कि केवल ईस्ट जो है उसका अधिकार है नॉर्थ पर। ओनली ईस्ट इज नॉर्थ एंड nobody कैन टच नॉर्थ एक्सेप्ट ईस्ट। अब नॉर्थ क्योंकि ईस्ट के अंदर है, एक बात और हो जाएगी इसमें कि नॉर्थ को और कोई टच कर ही नहीं सकता। अगर नॉर्थ को टच करवाने की पॉसिबिलिटी ये पूछेगा तो हम उसको गलत कर देंगे, नॉर्थ को कोई भी टच नहीं कर पाएगा। ये चीज ध्यान रखना है इसमें। बाद वाला एलिमेंट अंदर छोटा, पहले वाला एलिमेंट बाहर बड़ा, प्लस कंक्लूजन में भी कोई नॉर्थ तक नहीं पहुंच सकता, चाहे संभावना ही क्यों ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू ईस्ट इज साउथ, केवल कुछ ईस्ट जो है वो साउथ है। तो ये लीजिए, सम ईस्ट आर साउथ, रिमेनिंग ईस्ट आर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। और ऑल साउथ इज वेस्ट, सभी साउथ क्या है? वेस्ट है। तो ये लीजिए, ऑल साउथ इज वेस्ट। ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसको चेक करें, क्या कह रहा है? सम नॉर्थ बीइंग वेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ नॉर्थ वेस्ट हो जाए इस बात की संभावना है। क्या मैंने आपको क्या कहा? आपको नॉर्थ के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ईस्ट अपना एकाधिकार कर चुका है, अपना कब्जा कर चुका है नॉर्थ के ऊपर, वो नॉर्थ को किसी से मिलने नहीं देगा। तो नॉर्थ की कोई भी पॉसिबिलिटी अगर आ जाए तो आप उसको गलत करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट कंक्लूजन, सम ईस्ट इज नॉर्थ, कुछ ईस्ट नॉर्थ है क्या? हाँ, ईस्ट
ने अपने कब्जे में करा हुआ है तो ईस्ट टू नॉर्थ हो सकता है। हो सकता है क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेट है तो ये तो है। सम ईस्ट इज नॉर्थ, ये आपको दिख भी रहा है। देखो ईस्ट को आप मानो एक बड़ा सा मकान है, उसके अंदर नॉर्थ नाम का एक कमरा है, तो कुछ एरिया ईस्ट का मकान का उस कमरे ने, उस नॉर्थ ने घेरा हुआ है, तो कुछ ईस्ट तो नॉर्थ है, आपको दिख भी रहा है डायग्राम के अंदर। तो ये कंक्लूजन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरा सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ओनली ए फ्यू कैप इज हैट, केवल कुछ कैप जो है वो हैट है। ओनली ए फ्यू आप लोगों को पता है कि दो चीजों का मिक्सचर होता है। दो चीजें कौन सी? सम कैप इज हैट एंड रिमेनिंग कैप्स आर नॉट हैट। सम कैप इज हैट एंड अदर कैप्स आर नॉट हैट। तो सम नॉट भी बोल सकते हो उसको, सम कैप आर हैट, सम कैप आर नॉट हैट। दो चीजों का मिक्सचर होता है ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू हैट इज क्राउन, तो केवल कुछ हैट क्या है? क्राउन है। तो केवल कुछ में जो कॉमन है वो ये रही, जो कॉमन नहीं है वो ये है। इस निशान का मतलब ये है कि हैट और क्राउन का ये जो हिस्सा है वो मिल चुका है। रिमेनिंग हिस्सा अगर मिलना चाहे तो क्रॉस बना रखा है मैंने, इधर से हैट उठ के वहां जाना चाहे तो वो नहीं होगा। वो आपका उसका मिलना नहीं पॉसिबल हो सकता, इसलिए मैंने क्रॉस बना रखा है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज आती है कि क्राउन अगर अपन पूरा लेकर जाना चाहें हेड के अंदर तो वो पॉसिबल है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लासेस अपन स्टार्ट करने वाले हैं जब सिलोगिज्म, उसमें मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि हेड का हिस्सा क्यों नहीं जा सकता है क्राउन में, और क्राउन पूरा क्यों आ सकता है हेड में। वो पूरा डिटेल अपन जब इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन प्रीवियस ईयर, तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ऑल क्राउन आर थ्रोन, सभी क्राउन क्या है? थ्रोन है। तो क्राउन को आप डाल दो थ्रोन के अंदर, TRHRONE, थ्रोन। ठीक है। सम हैट इज थ्रोन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हैट थ्रोन है इस बात की संभावना है क्या? आप ध्यान से देखो, हैट और थ्रोन तो आपको मिले हुए दिख रहे हैं। हैट और थ्रोन तो आपको मिले हुए दिख रहे हैं, ये रहा पार्ट कॉमन। जो चीज आपको सामने दिखाई दे रही है, जो चीज डेफिनेट है, उस चीज की पॉसिबिलिटी सही थोड़ी होगी। आपसे कहा जा रहा है कि सूरज ईस्ट में उग सकता है, इस बात की संभावना है, तो इस बात की संभावना थोड़ी है, ये बात तो यूनिवर्सल है, फैक्ट है, ट्रू है। तो जो चीज हमारे पास कंफर्म होती है, डेफिनेट कंक्लूजन होता है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बोलेंगे आप। उसकी पॉसिबिलिटी अगर बोलेंगे तो वो बात गलत हो जाएगी। ठीक है। सम हैट इज थ्रोन, अगर ये आता तो बिल्कुल सही होता। सम हैट इज थ्रोन पॉसिबिलिटी, तो वो गलत हो गई, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ये फैक्ट है, ये ट्रू है, ये डेफिनेट है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी गलत हो रही है। सेकंड, नो थ्रोन इज हैट, कोई भी थ्रोन हैट नहीं है। कोई भी थ्रोन हैट नहीं है। तो अब आप देखो, कोई भी थ्रोन हैट नहीं है क्या? कोई भी थ्रोन हैट नहीं है क्या भाई? ये तो बात सीधी सी गलत हो जाएगी, क्योंकि थ्रोन तो हैट है। थ्रोन तो हैट है, नो थ्रोन इज हैट, इसलिए ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है। अब अपन चेक करें क्या बोल रहा है ये। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सम हैट इज थ्रोन और नो थ्रोन इज हैट। तो इसका जवाब हो जाएगा नाइदर नॉर होगा क्या? एक बार आइदर और की केसेस चेक करें। देखो, हैट थ्रोन, थ्रोन हैट, ठीक है। दूसरा क्या देखें? दूसरा देखें अपने, इंडिविजुअली रॉन्ग है, ठीक है। तीसरा देखें, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, पर सम के साथ क्या आ रहा है? पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसलिए पेयर नहीं बन रहा। अगर सम और नो सिर्फ होता, सिर्फ सम होता, तो नो के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता, पर वहां पर सम की पॉसिबिलिटी आ रही है, तो इसलिए आप इसका पेयर नहीं बनाएंगे। आप इसका जवाब क्या देंगे? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। क्लियर हो गया? चलिए और देखते हैं। सम रोजेस आर पेन्स, कुछ रोजेस क्या है? पेन है। बना लेते हैं जल्दी से। सम रोजेस आर पेन, ये लीजिए। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेन्स आर पेंसिल, और सम पेंसिल आर मार्कर, सम पेंसिल आर मार्कर। डायग्राम बन गया। सम मार्कर आर पेन, कुछ मार्कर पेन है क्या? नहीं। नो मार्कर इज पेन, कोई भी मार्कर पेन नहीं है, इसलिए इसको भी गलत कर देंगे। दोनों गलत हो गए। जवाब नाइदर नॉर लगाऊं क्या? रुक जाते हैं, पहले देखते हैं एलिमेंट सेम है क्या। बिल्कुल सही बात है, मार्कर पेन, मार्कर पेन। दूसरी क्या है? इंडिविजुअली रॉन्ग है क्या? जी हाँ, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली इंडिविजुअली रॉन्ग है। और तीसरा क्या है? सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री
पेयर यहां पर मुझे बना हुआ दिख रहा है। जब मेरी तीनों शर्तें फॉलो हो रही होती हैं तो मेरा जवाब क्या हो जाता है, आइदर और हो जाता है। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है इसमें। देर आर 8 पीपल इन अ फैमिली, ये नाम है, 3 जनरेशन है, 4 ऑफ देम आर फीमेल्स। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। डी एंड ए आर द डॉटर्स एंड सन ऑफ के रेस्पेक्टिवली एंड बोथ आर मैरिड। तो क्या बोल रहा है, देखो के बच्चे हैं, डी और ए, डी डॉटर है और ए सन है, तो यहां से बना है के बच्चे हैं दो, एक का नाम है डी जो कि डॉटर है और एक का नाम है ए जो कि सन है, ठीक है, और दोनों मैरिड हैं, दोनों मैरिड हैं। तो मैरिड के लिए हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं, दो पैरेलल लाइंस लगाते हैं। E is the sister of H whose father is C. E is the sister of H whose father is C. तो अभी इस डायग्राम में तो हम मिला नहीं सकते, है ना। आगे पढ़ते हैं। M and G are of third generation and M is son-in-law of E और K is brother-in-law of H। अब देखो K brother-in-law देना है H का, तो के क्या हो गया, सबसे पहले तो मेल हो गया। के को ब्रदर इन लॉ देना है, तो देखो 3 जनरेशन है, यानी कि के की वाइफ का भाई होगा कौन, एच। तभी तो एच का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है एच, अभी एच का जेंडर नहीं पता पड़ रहा है आपको। के की वाइफ का सिबलिंग है एच, तभी तो के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच हुआ। ये बात समझ में आई आपको। इस लाइन से मैंने इसको कैसे सेट किया, के का जेंडर पता पड़ गया कैसे, के इज ब्रदर इन लॉ यानी कि मेल, और एच का ब्रदर इन लॉ है यानी के की वाइफ का भाई या बहन है एच। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखें, अब अपने पास एच भी आ गया। अब एच के बारे में क्या कह रहे हैं, ई इज द सिस्टर ऑफ एच हुज फादर इज सी। अब ई इज सिस्टर ऑफ एच, ई इज सिस्टर ऑफ एच हुज फादर इज सी। तो हुज फादर, एच के फादर, एच के फादर है तो ई के भी फादर हैं, कौन है, सी है, तो सी आ गए ऊपर, ये रहे सी आ गए। एच का जेंडर पता चला क्या, अभी तक तो नहीं पता चला, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेट करते हुए बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है। एम एंड जी आर द थर्ड जनरेशन एंड एम इज सन इन लॉ ऑफ ई। एम और जी दोनों थर्ड जनरेशन के लोग हैं। तो देखो सबसे पहली जनरेशन कौन सी, सी वाली, दूसरी जनरेशन के ई एच वाली, तीसरी जनरेशन ए और डी वाली, और एम और जी तीसरी जनरेशन के हैं, और एम सन इन लॉ है ई का। अब एम अगर सन इन लॉ है ई का, तो ई की बेटी यानी डी का हस्बैंड होगा एम, है ना, तभी तो सन इन लॉ हो जाएगा ई का। और तीसरी जनरेशन में एम और जी है, तो जी को कहाँ रखना पड़ेगा, फिर मुझे जी के लिए एक ही जगह बच रही है, वो कौन हो जाएगा, वो ए की वाइफ हो जाएगी, बस यही जगह बच रही थी इसलिए मैंने यहां बना दिया। आपस में रिलेट करना आपको आना चाहिए ब्लड रिलेशन के अंदर। ये फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन में एक और इंपॉर्टेंट टाइप होता है पॉइंटिंग बेस्ड के क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन बैंक में नहीं आते। मतलब बहुत ही रेयर मैंने कभी कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जो पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले बैंक के किसी पेपर में आए। बैंक में ज्यादातर ये समझ लीजिए 99% टाइम आपके फैमिली ट्री रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। वो अच्छे आते हैं, थोड़े ट्रिकी भी आ जाते हैं कई बार, लेवल उनका बढ़िया होता है। ये क्वेश्चन जैसे एक इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा एफर्ट अपने को करना नहीं पड़ा। जब पजल के अंदर आते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आता है ब्लड रिलेशन, तब वो क्वेश्चन अच्छे लेवल का हो जाता है। फिर वो बाद में जब अपन क्लासेस करेंगे तब मैं आपको उस लेवल के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा वहां पर। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब एच का जेंडर अपने को बस पता करना है। तो देखो 4 ऑफ देम आर फीमेल, 4 फीमेल है, तो 4 फीमेल कौन कौन है, ई फीमेल है, डी फीमेल है, जी फीमेल है, तो एच बचा हुआ ऑटोमेटिक कौन हो गया, फीमेल हो गया। ये आपका अरेंजमेंट सेट हो गया, आपका ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री सेट हो गया। ठीक है, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के किस तरह ए से रिलेटेड है, तो के इज द फादर ऑफ ए, के इज द फादर ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सन इन लॉ ऑफ सी, सी का सन इन लॉ कौन है, सी की बेटी ई का हस्बैंड के, तो सी का सन इन लॉ कौन है, के। चलिए ये क्वेश्चन एक बॉक्स बेस्ड अरेंजमेंट है, इसको अपन जल्दी से बना लेते हैं। क्या क्या कहा गया है इसमें, 7 बॉक्सेस हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी आर प्लेस्ड वन अबव द अदर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो जल्दी से एक वर्टिकल लाइन 7 बॉक्सेस के लिए 7
कॉलम 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या कह रहा है ये? बॉक्स यू इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द एंड। बॉक्स यू जो है वो तीसरे नंबर पर है, दोनों में से किसी भी छोर से हो सकता है तीसरे नंबर पर। तो मान लीजिए एक बार यू यहाँ पर, ऊपर से 1 2 3 और नीचे से 1 2 3 यू यहाँ पर, दो केसेस हो गए। आगे पढ़ते हैं। P इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बॉक्स यू। P रखा गया है यू के बिल्कुल एडजेसेंट, तो फिर केस बन जाएगा। ये भी केस हो सकता है। एडजेसेंट में ये नहीं बताया आपको कि जस्ट ऊपर एडजेसेंट है कि जस्ट नीचे एडजेसेंट है, तो दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। यहाँ आ गया और इस केस में यहाँ आ गया। देखो 2 के 4 केस हो गए। आगे पढ़ते हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड S। 3 बॉक्सेस हैं P और S के बीच में, तो 1 2 3 S आ गया यहाँ पर। इस केस में देखें तो 1 2 3 नीचे आ ही नहीं सकता, 3 तो नीचे ही है, तो 3 का गैप कैसे होगा? ऊपर देखें तो 1 2 3 ऊपर है, यानी ये भी कैंसिल हो गया केस। ये केस कैंसिल, ये भी केस कैंसिल, क्योंकि ऊपर और नीचे 3 का गैप छोड़ के कोई पोजीशन ही नहीं बची। दो केस आपके कैंसिल हो गए। देखो एक लाइन में 2 केस बनते हैं, अगली ही लाइन में 2 केस खत्म हो जाते हैं। इसमें देखें तो 1 2 3 S कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। आगे देखें। Number of boxes placed above S is 2 more than the number of boxes placed below V। लाइन का मतलब समझिए, S के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं वो 2 ज्यादा हैं V के नीचे वाले बॉक्सेस से। तो आपको पता है S के ऊपर इस केस में कितने हैं? एक ही के बॉक्स है, तो एक बॉक्स 2 ज्यादा कैसे हो सकता है? ये तो नेगेटिव में हो जाएगा। एक बॉक्स 2 ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, वो तो एक ही ज्यादा होगा ना। तो ये तो बात ही खत्म हो गई। जितने बॉक्स ऊपर हैं एस से वो 2 ज्यादा हैं वी के नीचे वाले बॉक्सेस से, तो यहाँ तो 2 की बात ही खत्म हो गई, इसलिए ये केस एलिमिनेट कर दो आप। यहां से मैं आपको बताऊं तो जितने बॉक्स एस के ऊपर हैं, तो एस के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? 5 बॉक्सेस हैं। ये 2 ज्यादा हैं वी के नीचे वाले बॉक्सेस से, तो वी के नीचे कितने बॉक्स आ जाएंगे? 3 बॉक्स आ जाएंगे। बात समझ में आई आपको? एस के ऊपर जितने बॉक्स हैं 5, वो 2 ज्यादा है वी के नीचे वाले बॉक्स से। तो वी के नीचे अगर 3 बॉक्स होंगे तो उससे ज्यादा बॉक्स, उससे 2 ज्यादा बॉक्स यानी 5 बॉक्स एस के ऊपर होंगे। हमें एस के ऊपर पता है तो वी के नीचे पता पड़ गया। वी कहाँ आ जाएगा? नीचे 3 बॉक्स हैं तो 1 2 3 वी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड अबव बॉक्स आर विच इज नॉट प्लेस्ड बिलो बॉक्स एस। क्यू को आर के ऊपर रखा गया है और आर जो कि एस के नीचे नहीं है, तो आर भी कहाँ है? एस के ऊपर। अब क्यू आर और एस सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस यही रहेगा क्यू आर और एस। तो एक जगह आ गया क्यू, दूसरी जगह आ गया आर और तीसरी जगह है ऑलरेडी एस। क्यू और आर को दोनों को एस से ऊपर रखना है और Q को R से ऊपर रखना है, तो यही जगह बच रही थी। अब एक जो जगह बच रही है, ऑटोमेटिकली मेरे पास बचा हुआ व्यक्ति यानी T वहां पर आ जाएगा। ये मेरा अरेंजमेंट सेट हो गया। बहुत ही आसान सा बॉक्स अरेंजमेंट हमने बना लिया। इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड P। R और P के बीच में कितने बॉक्स हैं? U और V 2 बॉक्सेस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। विच बॉक्स इज प्लेस 3 बॉक्सेस बिलो यू। यू के नीचे तीसरे नंबर बॉक्स पे कौन रखा गया है? यू के नीचे 3 प्लेसेस बिलो कौन है? 1 2 3 एस है। यू के नीचे 3 प्लेसेस बिलो। देखो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यू के नीचे 3 प्लेसेस बिलो, तो 1 प्लेस बिलो, 2 प्लेस बिलो, 3 प्लेस बिलो। 3 का गैप नहीं है यहाँ, 3 प्लेसेस बिलो है, 3 प्लेस नीचे है। तो इस चीज को आप समझना। यू और यू के 3 का गैप छोड़ के कौन है? टी है। यू के तीसरे नंबर पर कौन है? एस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो क्यू इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव बॉक्स। कौन सा बॉक्स? क्यू के नीचे जितने हैं उतने इनमें से किसके ऊपर हैं? तो क्यू के नीचे हैं 1 2 3 4 5 6, तो एस टी के ऊपर है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टॉप पर है क्यू तो बॉटम पर हो है एस, तो दोनों के ऊपर नीचे बराबर संख्या में लोग होंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सा गलत है? बॉक्स टी इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम। बॉक्स टी को सबसे नीचे नहीं रखा गया है।
बॉक्स टी को तो सबसे नीचे रखा गया है, यानी ए और जो ऑप्शन है वो गलत है, ये हमारा जवाब है। और क्योंकि ऑप्शन और है आगे तो मैं और ऑप्शन पढ़ता हूँ। बॉक्स वी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स आर। बॉक्स वी को आर के इमीडिएट ऊपर रखा गया है, वी को आर के इमीडिएट ऊपर रखा गया है, ये तो सही बात है, यानी ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। ये तो सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, इसलिए ये हमारा जवाब नहीं होगा, हमें गलत चुनना है, फॉल्स चुनना है। ठीक, मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स हैं क्या? 1 2 3 और 4 बॉक्स ही तो हैं, 4 से ज्यादा बॉक्स नहीं है, यानी ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो आपको इनमें से गलत ही चुनना है। ए गलत है, सी गलत है, तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओनली ए एंड सी। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, जो अपन ने बनाया वो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बहुत आसान था, 7 अरेंजमेंट तो अपने बन गए बॉक्सेस के, पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है लैंग्वेज वाइज। तो आपको इसको समझना है कि लैंग्वेज क्या बोल रही है, आपको गलत चुनना है ऑप्शन। 2 गलत है इसके अंदर, ए और सी, और जो बी है वो सही है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंड सी। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं। इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज इन द arranged to the place in the alphabetical order from bottom to top, then how many boxes remain unchanged? क्या बोल रहा है ये? अगर हम बॉटम टू टॉप में सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें तो कितनों की पोजीशन नहीं बदलेगी? तो पहले तो जो अरेंजमेंट है अपना वो देख लेते हैं, वो क्या था? क्यू पी यू वी आर एस टी, क्यू पी यू वी आर एस टी, तो अपना ओरिजिनल अरेंजमेंट था। कह रहा है कि इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज टू प्लेस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो नीचे से ऊपर पी क्यू आर एस टी यू और वी, ये बॉटम टू टॉप अल्फाबेटिकल आ गया। रिमेन अनचेंज्ड, इनमें से कितने अनचेंज्ड रहे हैं? तो क्यू की जगह वी, पी का यू, यू का टी, वी का एस, आर का आर। एक अनचेंज्ड है एस क्यू और टी पी, सारे में से सिर्फ एक अनचेंज्ड है, तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1। एक अनचेंज्ड रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन आ गया है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड यूनिक? दे दिया वर्ड क्या? यूनिक, यू एन आई क्यू यू ई, which has many letters between them in the word both forward and backward as they have between them in English alphabetical series. English alphabetical series में उतना ही गैप होता है 2 लेटर्स के बीच में जितना कि इस वर्ड में उन्हीं 2 लेटर्स के बीच में है। क्या मतलब होता है इसका? आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे 2 लेटर चुनने हैं जिनके बीच में यहां पर उतने ही लेटर्स का गैप है जितना एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में उन्हीं 2 लेटर्स के बीच में होता है। तो देखो यू से आगे बढ़ते हैं, यू के आगे एबीसीडी अगर अपन करें, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। एन से देखें, ओ पी क्यू आर नहीं है, और बैक में देखें तो ओ नहीं है। आई से देखें, जे के एल जे के नहीं है। क्यू से देखें, आर एस टी नहीं है। यू से देखें वी, और इधर देखें तो वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है। ई से देखें तो ई से एफ जी एच आई जे नहीं है। कोई भी नहीं बन रहा है, तो इसलिए मेरा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन। कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा है इस वर्ड में जिसके बीच में उतना ही गैप है 2 लेटर्स के बीच में जितना कि एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में होता है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरा डिटेल इलेबोरेट करूंगा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को बनाना पड़ता है जब अपन अल्फाबेट टेस्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं अल्फाबेट टेस्ट का ही लूंगा सीरीज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं इनइक्वालिटीज। स्टेटमेंट को कंपाइल कर लेते हैं। W इज इक्वल टू B और B इज लेस देन इक्वल टू F और F इज लेस देन R। आपको चेक करना है W से F में, अगर W से F में जाऊं तो W बराबर है B के और B छोटा और बराबर है F के। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट जो शुरुआती फेज में होते हैं अपनी तैयारी के, वो ये गलती कर लेते हैं कि सर आपने कहा था कॉमन चुनना है, तो कॉमन तो इक्वल है ना, W इज इक्वल टू F हो जाएगा ना। इक्वल टू इसमें भी है, इक्वल टू इसमें भी है ना। पर कॉमन चुनना दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप क्या है? अगर 2 एलिमेंट की वैल्यू बराबर है, जैसे W और B की बराबर है, तो हम उसमें से एक लेंगे।
इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो मैं इन दोनों में से एक ले लूंगा। कौन सा लूंगा? जो मेरे कंक्लूजन में मुझसे पूछा गया है, जिसके बारे में कंक्लूजन में जिक्र है। W के बारे में पूछा गया है, W और F का कंपैरिजन है, तो W और B में से W ले लेता हूं मैं। अब W और F के बीच में कौन सा सिंबल आया? W इज लेस देन इक्वल टू F आया, है ना। एक नंबर क्वेश्चन कंक्लूजन को हम इंडिविजुअली देखें तो वो गलत हो जाएगा, दो नंबर को देखें तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर क्या कह रहा है? W इक्वल है F के, जबकि आप क्या कह रहे हैं? W इक्वल और लेस देन दोनों है F के। तो इंडिविजुअली एक भी गलत है, इंडिविजुअली दो भी गलत है ना। शॉर्ट में समझाऊं, एक ट्रिक के बेस पे समझाऊं, तो आपके जो आपने आंसर निकाला है उसका सिंबल और कंक्लूजन का सिंबल, क्वेश्चन में दिए गए कंक्लूजन का सिंबल अगर डिट्टो सेम है तो क्वेश्चन वाला कंक्लूजन सही है, नहीं तो वो गलत है। अब देखो, आपका सिंबल आ रहा है ये, है ना, और क्वेश्चन में आ रहा है ये, तो ये गलत हो जाएगा। आपका सिंबल आ रहा है ये और क्वेश्चन में आ रहा है ये, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये तो क्या हुआ? शॉर्ट तरीका हो गया। पर समझने के तौर पे हम क्या करेंगे कि भाई आपने निकाला W लेस देन और इक्वल टू F, जबकि डेफिनेट कंक्लूजन है वो कह रहा है W इक्वल टू F, इसलिए मैंने गलत कर दिया एक नंबर, दो नंबर भी इसीलिए गलत कर दिया, है ना। दोनों गलत हो गए। जवाब नाइदर नॉर लगाने से पहले मैंने ये देखा कि एलिमेंट सेम है। सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी दोनों की आइदर और की शर्तें बहुत हद तक मिलती जुलती हैं। एलिमेंट सेम, WF इंडिविजुअली बोथ आर रॉन्ग, इंडिविजुअली बोथ रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली तौर पे रॉन्ग है। और तीसरा, ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी फॉलोड, ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी फॉलोड। पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी फॉलोड का मतलब क्या हुआ? जो रिलेशन आपने फाइंड किए हैं W और F में, जैसे आपने फाइंड किया है W छोटा होना चाहिए F से और W बराबर भी होना चाहिए F के, ये दोनों के दोनों आपके क्वेश्चन में दिए गए कंक्लूजन में कहीं ना कहीं आने चाहिए, है ना। तो देखो, W छोटा जो है F से वो दो नंबर कंक्लूजन में है, W बराबर जो है F के वो एक नंबर कंक्लूजन में है। यानी आपकी सभी पॉसिबल रिलेशंस जो है वो तो फॉलो हो रहे हैं। जब आपकी तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, पहली एलिमेंट सेम, दूसरी इंडिविजुअली रॉन्ग और तीसरा ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी फॉलोड, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जवाब नाइदर नॉर ना होकर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइदर और हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? क्लर्क लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, ये क्वेश्चन तो मैं आसान की कैटेगरी में ही रखूंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगेन इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इसको अपन कंपाइल कर लेते हैं। F इज लेस देन A इज ग्रेटर देन B इज इक्वल टू E इज लेस देन G इज इक्वल टू C और C इज ग्रेटर देन D। ठीक है, अब A से E जाना है, तो A से E का रास्ता तो बहुत ही छोटा सा है, वो है क्या? A बड़ा है B से, B बराबर है E के, दोनों में से एक उठाऊंगा, A बड़ा आ जाएगा E के, यही आया है, यही पूछा था, सही हो जाएगा। दूसरा देखूंगा, ई से डी जाना है मुझे, ई से डी जाने का रास्ता क्या है? ये रहा। मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि जी और सी बराबर है, किसी एक को लूं तो आगे और पीछे सिंबल क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट सिंबल का मतलब आप कोई डेफिनेट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। ई और डी के बीच में आप नहीं कह सकते कि ई बड़ा है डी से, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दो नंबर कंक्लूजन गलत, एक नंबर कंक्लूजन सही। जवाब क्या? ऑप्शन नंबर ए। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक और इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है। जे ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन सी। करेक्ट है। जे बड़ा है डी से, डी बड़ा है ए से, ए बड़ा और बराबर है एस से, और एस बड़ा और बराबर है एफ से, एफ बड़ा और बराबर है एक्स से, पर एक्स छोटा है सी से। डी से एक्स जाना है, तो डी से एक्स जाने का रास्ता क्या? ये रहा। डी ग्रेटर ए ग्रेटर देन इक्वल टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। कॉमन सिंबल क्या आ रहा है? डी ग्रेटर देन एक्स आ रहा है, ये चीज का ध्यान रखना। डी ग्रेटर देन एक्स, सब जगह क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है, पर एक जगह क्या है? ग्रेटर देन है। सिंबल में कॉमन आपको चुनना है, यहां पर ये है,
फिर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो आप ग्रेटर इक्वल नहीं चुनेंगे, सब में नहीं है, सब में क्या है ग्रेटर देन, तो डी ग्रेटर देन एक्स आपका सही जवाब है ना, जबकि पूछा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखूं, सी से ए जाना है, तो सी से ए जाने का रास्ता क्या है, ये सी से ए जाते समय आगे बढ़ते ही एक्स के दाएं और बाएं सिंबल ऑपोजिट हो गए, ऑपोजिट सिंबल में मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरा कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन गलत हो जाएगा, दोनों गलत। जवाब क्या, नाइदर नॉर। एलिमेंट सेम है क्या, डी एक्स सी ए एलिमेंट सेम ही नहीं है, आइदर और तो हो ही नहीं सकता, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन और डिस्टेंस का, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। एक छोटा सा कंपास, हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ का। कशिश वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, 15 किलोमीटर वेस्ट चली कशिश, तो मान लीजिए 15 किलोमीटर, ये रहा, ये 15 किलोमीटर है, ठीक है, मेरे हाउस से, ये मेरा हाउस है, कशिश चली 15 किलोमीटर वेस्ट, तो ये वेस्ट दिशा में चल गई कशिश। देन टर्न राइट वेस्ट, पश्चिम दिशा के दाई तरफ, कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ दिशा होगी, तो ऊपर चलेगा कौन, कितना, 20 किलोमीटर, तो ये मान लीजिए 20 किलोमीटर चल गए, 20 किलोमीटर। ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर, ईस्ट दिशा कौन सी है, ये वाली, यहां चले 25 किलोमीटर, तो 15 से ज्यादा होगा, 25, मान लीजिए इतना हो गया, ये 25 किलोमीटर हो गया, ठीक है। एंड फाइनली टर्निंग राइट एंड कवर्ड 20 किलोमीटर, यहां से दाएं मुड़े, ईस्ट दिशा के दाएं कौन है, साउथ दिशा है, कितना चले, चले 20 किलोमीटर, तो बिल्कुल जितना पहले 20 किलोमीटर चले थे, दोबारा 20 किलोमीटर चल के कहाँ पहुंच गए, मान लीजिए यहाँ पहुंच गए, ये है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद का पॉइंट। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, ये उसका हाउस है, ये यहाँ तक पहुंचा है, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ऊपर 25 है, ये 15 है, तो यहां तक 15 आ गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये 10 किलोमीटर हो गया, 15, 25 में से 15 गए, पीछे कितने बचे, 10 किलोमीटर बचे। जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर पूछता कि अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी अपनी हाउस से कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये है हाउस उसका, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट डायरेक्शन होगी। अगर डायरेक्शन पूछता तो हम ईस्ट बता देते, हमसे सिर्फ डिस्टेंस पूछी है तो हमने डिस्टेंस बता दी 10 किलोमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चेक कर लेते हैं। 8 लोगों का अरेंजमेंट आपको करना है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, और फ्लैट और फ्लोर का ये क्वेश्चन है। फ्लैट और फ्लोर का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि बहुत बार आ रहा है, एसबीआई क्लर्क हो या आईबीपीएस क्लर्क हो, कोई भी एग्जाम हो क्लरिकल लेवल का, ये फ्लैट और फ्लोर के क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से लगातार आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होपफुली इस बार जो अपकमिंग पेपर है एसबीआई क्लर्क का, उसके अंदर भी फ्लैट और फ्लोर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मैं आपको इसकी पूरी अप्रोच बताऊंगा, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ से आपको डेटा सॉरी गैदर करना है, और किस तरीके से ये क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो जल्दी से एक नई स्लाइड के अंदर इसका डायग्राम बना देते हैं, कैसे स्टार्ट करना है अपने को। कितने फ्लोर है अपने पास, 4 स्टोरी बिल्डिंग है तो 4 फ्लोर हैं और 2 फ्लैट है अपने पास। फ्लैट क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ फ्लैट पी, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये तो हो गया फ्लोर, ठीक है, 2 है अपने पास फ्लैट, और फ्लैट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, फ्लैट क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ फ्लैट पी, फ्लैट क्यू जो है वो फ्लैट पी के ईस्ट में है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि फ्लैट क्यू पी के ईस्ट में है। कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं इसमें कि वो जल्दी जल्दी वो लिख तो लेते हैं, पर इनका जो अरेंजमेंट है वो भूल जाते हैं, और कभी क्यू को इधर कभी कैसे उसमें गलतियां हो जाती हैं। तो आपके पास 4 तो फ्लोर हैं और 2 आपके पास फ्लैट हैं, इनके अंदर आपको अरेंजमेंट करना है। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर और 4 फ्लोर। बॉटम मोस्ट फ्लोर को 1 नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर 2, 3 और 4, इसमें अरेंजमेंट आपको करना है, ठीक है। यहां तक की इंफॉर्मेशन अपन ने बना ली। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अपन। डी लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लैट इन विच ए लिव्स इन द सेम फ्लैट बट नॉट इन फ्लैट क्यू, डी रहता है इमीडिएटली above the flat in the
इन विच ए लिव्स, डी उसी फ्लैट में रहता है जिस फ्लैट में ए रहता है, डी रहता है जस्ट ऊपर ए से, है ना, सेम फ्लैट में रहते हैं पर क्यू फ्लैट में नहीं रहते हैं, तो डी और ए कहाँ रहेंगे, पी फ्लैट में रहेंगे। तो कहाँ रह सकते हैं डी और ए, देखिए ध्यान से, या तो डी यहाँ, ए यहाँ, है ना, या तो डी यहाँ, ए यहाँ, या तो डी यहाँ, ए यहाँ, ये तीन केस बनेंगे। क्या कहा उसने, दोबारा बता दूं मैं आपको, डी इमीडिएटली अबव रहता है इन द फ्लैट इन विच ए लिव्स, ए के फ्लैट के जस्ट ऊपर रहता है डी, सेम फ्लैट में रहते हैं पर क्यू फ्लैट में नहीं, तो पी फ्लैट में रहेंगे, डी के जस्ट नीचे रहेगा ए, तो उसके तीन केस बन रहे हैं। अगर डी 4 नंबर फ्लोर पी फ्लैट में रहेगा तो उसके जस्ट नीचे ए, डी अगर 3 नंबर में है तो जस्ट नीचे ए, डी अगर 2 नंबर में है तो जस्ट नीचे ए। ये तीन तीन केसेस हो गए अपने पास। अब हम आगे कुछ लाइंस पढ़ते हैं, अगर एलिमिनेट हो जाते हैं केस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी से स्टार्ट करेंगे। There are two floors between the floor on which A and Z live. दो फ्लोर का गैप है A और Z में। अब आप ध्यान से देखो, दो फ्लोर का गैप अगर A और Z में है तो जाहिर सी बात है A 2 नंबर या 3 नंबर फ्लोर पे तो आ नहीं सकता। अगर 2 नंबर फ्लोर पे आएगा तो Z और A में 2 का गैप नहीं हो सकता, है ना। अगर 3 नंबर पे आया तो भी उसमें Z और A में 2 का गैप नहीं हो सकता। इससे मुझे क्या पता पड़ा कि A आएगा सबसे नीचे। अब ए अगर सबसे नीचे है तो ए के जस्ट ऊपर तो आना है डी, तो मुझे डी भी पता पड़ गया कि डी कहाँ है, डी यहाँ है ना। डी और ए बिल्कुल इमीडिएट है एक दूसरे के, तो ए पता पड़ा तो डी भी पता पड़ गया। ए कैसे पता पड़ा, जेड और ए में दो फ्लोर का गैप है, दैट मीन्स जेड कहाँ आ जाएगा, जेड या तो यहाँ आ जाएगा या तो यहाँ आ जाएगा। जेड और ए में 2 फ्लोर का गैप है, पर जेड और ए सेम फ्लैट में है ये नहीं पता है, तो अपन ने दोनों फ्लैट में रख के उसको देख लिया, ठीक है। देर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच जेड एंड बी लिव्स, केवल एक फ्लोर है जेड और बी के बीच में। अब देखो, जेड अगर यहाँ पे तो बी यहाँ पे, जेड अगर यहाँ पे तो बी यहाँ पे, तो एक फ्लोर का गैप करने के बाद बी की जगह तो एक ही बच रही है, वो क्या बच रही है, फ्लैट क्यू। जेड अगर फ्लैट बी या क्यू में से किसी में भी हो, पर बी की एक के गैप के हिसाब से जगह क्या बच रही है, फ्लैट क्यू 2 नंबर फ्लोर की ही बच रही है, यानी बी की जगह अभी फाइनल हो गई है। आगे देखते हैं। वाई लिव्स, वाई हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। वाई जो कि इवन नंबर पे रहता है सी के ऊपर रहता है, वाई रहेगा सी के ऊपर और कहा, इवन नंबर फ्लोर पे। C lives below the floor on which X live, और C रहेगा X से नीचे। तो देखिए कॉम्बिनेशन कुछ है क्या अपने पास, Y रहता है हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, Y रहता है इवन नंबर फ्लोर पे। अब देखो इवन नंबर फ्लोर अपने पास है 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर के इवन नंबर, 2 नंबर फ्लोर जो कि एक इवन नंबर फ्लोर है उसके दोनों फ्लैट भर चुके हैं, उसमें हमें जगह ही नहीं है हमारे पास, तो 4 नंबर फ्लोर बचा। 4 नंबर फ्लोर में जेड बैठा है, अगर जेड पी फ्लैट में हो तो वाई क्यू फ्लैट में हो सकता है, या फिर अगर जेड क्यू फ्लैट में हो तो वाई पी फ्लैट में हो सकता है। दो केस आ गए, है ना। फिर क्या बोल रहा है ये, y who lives on an even number floor lives above the floor on which c lives। y जो कि इवन नंबर पे है c के ऊपर है ना, तो c कहाँ आ सकता है, 3 नंबर फ्लोर के दोनों फ्लैट खाली है उनमें भी आ सकता है, या 1 नंबर फ्लोर का फ्लैट क्यों खाली है उसके अंदर भी आ सकता है, तो c के केस बन जाएंगे। अपन आगे पढ़ते हैं एक लाइन और फिर देखते हैं। c lives below the floor on which x live। अब देखो c को अगर मैं यहां कहीं बिठा दूं तो वो x के नीचे तो होगा नहीं, यानी कि ये क्या कंफर्म बात है कि C आएगा तो कहां आएगा, तो यहां, और X कहां आएगा, या तो यहां या तो यहां, इन दो में से किसी जगह X आ जाएगा। अब क्या है, C एंड X लिव इन द सेम फ्लैट बट नॉट विद Z। C और X सेम फ्लैट में रहते हैं पर Z के साथ नहीं। क्या हुआ, क्वेश्चन ही क्लियर हो गया। C का फ्लैट पता है, C रहेगा X के साथ में सेम फ्लैट में, तो X यहां आ गया, पर Z के साथ में नहीं तो Z यहां से हट गया। जेड यहां से हट गया तो वाई यहां से हट गया, ये लीजिए मेरा अरेंजमेंट ही सेट हो गया। यहाँ वाई क्लियर लिख देता हूँ, वाई यहाँ क्लियर हो गया, तो एक जो व्यक्ति बच रहा है उसकी एक जगह बच रही है, वो है डब्ल्यू, वो यहाँ आ जाएगा। मेरा अरेंजमेंट कितनी आसानी से बन गया है। चलिए, समझ में आया आप लोगों को। फ्लैट और फ्लोर के अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे
बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। चलो इसकी क्वेश्चन देख लें। क्या है इसका क्वेश्चन? इन विच फ्लैट एंड ऑन विच फ्लोर डज डब्ल्यू लिव्स? डब्ल्यू रहता है 3 नंबर फ्लोर, दो पी फ्लैट, पी फ्लैट 3 नंबर फ्लोर। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। If W and B interchange their position, then who among the following lives immediately below B? अगर W और B अपनी पोजीशन चेंज कर लें, यहां आ जाए B और यहां आ जाए W, तो B के जस्ट नीचे कौन रहेगा? तो B के जस्ट नीचे कौन रहेगा? B के जस्ट नीचे रहेगा D। तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी। ये मेरा बिल्कुल क्लियर जवाब हो जाएगा। आ गया समझ में आप लोगों को? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स भी आसान है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये क्वेश्चन फ्लैट और फ्लोर का एसबीआई क्लर्क में मिल सकता है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज हो गया है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये? अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है। सीरीज दी हुई है आपको, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल वाली सीरीज है। क्या कह रहा है ये? हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव सीरीज व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल? ऐसे कितने आपको बताना है कि सिंबल हैं जिनके इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी कि जिनके जस्ट बाद एक कॉन्सोनेंट है, और जस्ट पहले एक वॉवल है। तो ढूंढ लेते हैं ऐसे कितने हैं। देखो, ऐसा सिंबल ढूंढना है जस्ट पहले वॉवल है, जस्ट बाद में कॉन्सोनेंट है। तो ये सिंबल है जस्ट पहले वॉवल नहीं है, ये सिंबल है जस्ट पहले वॉवल है पर बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल पहले वॉवल नहीं है, सिंबल वॉवल कॉन्सोनेंट ये रहा। ये एक ऐसा सिंबल है एट द रेट जिसके जस्ट पहले एक वॉवल है और जस्ट बाद में एक कॉन्सोनेंट है। तो सिर्फ एक ही मुझे ऐसा मिल रहा है जिसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, ऐसा सिंबल जिसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, एक वॉवल है जो कि है ओ, और एक बाद में एक कॉन्सोनेंट है जो कि है पी। तो ऐसे कितने हैं? ऐसा सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question. If we remove all the symbols from the above series, then which among the following alphabet is ninth from the right hand? Right hand से नवा चुनना है, सिंबल को काउंट नहीं करना है। ये गया, ये गया, ये गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया राइट हैंड से नाइन्थ। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? कितनी आसानी से बनते हैं ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बना सकते हैं। अल्फाबेट टेस्ट बहुत इजी टॉपिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज? सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड के लेफ्ट में पांचवा, यहां से सातवां चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा एल, राइट हैंड से सेवेंथ, और उसके लेफ्ट में पांचवा, तो 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा उसके लेफ्ट में पांचवा। ये आपका जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए, करेक्ट है। और देखें आगे। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर इन द सीरीज गिवन ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर? आपको क्या करना है? ऐसे वॉवल ढूंढने हैं जिनके ठीक बाद में इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, जिनके ठीक बाद में एक सिंबल है और ठीक पहले एक लेटर है। तो ढूंढे ऐसे। देखो, ऐसा वॉवल वॉवल है, आई, आई से जस्ट पहले एक लेटर है क्या? नहीं है। बाद में एक सिंबल है क्या? नहीं है। तो और देखें, ऐसा वॉवल, ए वॉवल है, वॉवल से पहले एक लेटर है, आई लेटर भी है, वॉवल भी है, तो लेटर तो होगा ही। वॉवल है तो क्या हुआ? लेटर तो है ही। ए एक ऐसा वॉवल है जिससे जस्ट पहले एक लेटर और बाद में एक सिंबल आ रहा है। तो ए ऐसा एक वॉवल है जिससे जस्ट पहले एक लेटर और जस्ट बाद में एक सिंबल आ रहा है। और देखूं, आगे बढ़ जाऊं, वॉवल है यू, यू से पहले एक लेटर है, बाद में सिंबल नहीं है, वॉवल वॉवल ओ,
ओ से पहले एक एल यानी कि एक लेटर है और ए यानी कि एट द रेट यानी कि एक सिंबल है। तो ओ एक ऐसा वॉवल है जिसके पहले एल एक लेटर है और जिसके बाद एट द रेट एक सिंबल है। तो ऐसे कितने आ रहे हैं मेरे पास? दो आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मैं सही कर दूंगा। क्लियर हो गया? आगे देखें, जल्दी से एक और देख लेते हैं। देखो अल्फाबेट टेस्ट के कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एक शिफ्ट के अंदर अल्फाबेट टेस्ट के 5 या कई बार 6-6 क्वेश्चन भी आए हैं। तो अल्फाबेट टेस्ट के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस इनकी खूब सारी कीजिए। If all the symbols are replaced with a digit 5, if all the symbols are replaced with a digit 5, then how many such 5s are there in the new series, each of which is followed by a consonant? आपको symbols को 5 डिजिट में कन्वर्ट करना है। ये सिंबल हट गया, यहाँ लग गया 5 सिंबल, सिंबल 5 5 सिंबल को हटा के 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 5 और सिंबल को हटा के 5। क्या करना है? तो नई श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनमें से प्रत्येक के बाद एक व्यंजन है। तो ऐसा 5 आपको ढूंढना है जिसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो। ऐसे 5 जिसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो। तो देखो कौन कौन से 5 है। 5 के बाद जे कॉन्सोनेंट, 5 के बाद बी कॉन्सोनेंट, 5 के बाद बी कॉन्सोनेंट, 5 के बाद एल कॉन्सोनेंट, 5 के बाद पी कॉन्सोनेंट, 5 के बाद एस कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा जवाब? बी, दैट इज 6। बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या है ये। देयर आर 6 मेंबर्स इन द ग्रुप ए बी सी डी ई। ये रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया है। ए बी सी डी ई एफ हु स्कोर्स डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जाम, ऑल आर सिटिंग इन अ रो अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। ठीक है, तो आपके पास कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो मैं 6 के लिए कॉलम बनाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। बी स्कोर्स द सेकंड हाईएस्ट मार्क। बी को सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिले तो बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। मार्क्स ऑफ एफ इज लेस देन डी। एफ के नंबर डी से कम है। ठीक है, ए स्कोर्स फ्यूअर मार्क्स देन सी एंड ई। ए सी और ई दोनों से कम नंबर लेकर आता है। ठीक है, एफ इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोर इन द ग्रुप एंड हैज 56 मार्क्स। एफ के थर्ड हाईएस्ट है, तो थर्ड हाईएस्ट का मतलब एफ यहां आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और उसके मार्क्स कितने हैं? 56। डी इज द हाईएस्ट स्कोरर इन द ग्रुप। डी हाईएस्ट स्कोरर है तो डी आ गया सबसे आगे। अब डी एफ से ज्यादा लाता है, बिल्कुल सही है। सी और ई ए से ज्यादा लाते हैं तो ए कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। या तो सी यहां तो ई यहां, या फिर सी यहां तो ई यहां। सी और ई में आपको इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो आप इनको केस के अंदर बनाकर रख सकते हैं। ये आपका अरेंजमेंट सेट हो गया। देखो कितना आसानी से सेट कर दिया मैंने, है ना? सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। क्वेश्चन क्या है? हु स्कोर सेकंड हाईएस्ट इन द ग्रुप। सेकंड हाईएस्ट कौन करता है? बी करता है। 2 नंबर पर बी है, इसलिए मेरा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बी। If sum of f and b marks is 116, then what is the possible marks of d? अगर f और b के मार्क्स का सम 116 है तो d के पॉसिबल मार्क्स क्या होंगे? देखो f प्लस b है 116। अगर f और b 116 है तो अपने को किसका पता है? f का पता है, 56 है f का। तो अपने को क्या हो जाएगा? 56 प्लस बी बराबर 116। तो बी अपने को निकल सकता है। बी कितना आ जाएगा? 116 माइनस 60। इधर करते हैं, यहाँ आपको दिखेगा नहीं। एफ प्लस बी अगर 116 है, एफ प्लस बी 116 और बी आपको पता है एफ आपको पता है 56 है, एफ है अगर 56 तो बी कितना हो जाएगा? एफ है 56 तो बी हो जाएगा 60। बी इज इक्वल टू 60। आपसे पूछा क्या है? एफ और बी के अंकों का योग अगर 116 है तो डी के संभावित क्या है? अगर एफ 56 है, बी अगर 60 है तो डी कितना होगा? डी तो क्लियर नहीं पता चल रहा है।
पर ये तो पता है अपने को कि वो होगा तो क्या 60 से तो ज्यादा ही होगा। तो 60 से ज्यादा क्या है, 60 से ज्यादा है इसके अंदर 62, 62 60 से ज्यादा। तो बस अपना जवाब आपने को मिल गया। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखें। बस इतने ही क्वेश्चन हैं इस पेपर के अंदर। अपन ने एसबीआई क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर को सॉल्व करा है। 19 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 का ये पेपर है। मैंने आपको अभी तक इस प्लेलिस्ट में 3 पेपर करवा चुका हूँ। 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 और 2 हमने कर लिया है, उसकी वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने आपको 19 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करवाया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 19 नवंबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो 2022 जस्ट लास्ट ईयर में हुए एसबीआई क्लर्क के सभी मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोगों ने पूरा डिटेल में सॉल्व कर लिए हैं। ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स देने से ही आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलता है कि आप लोगों का की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोगों को क्या अप्रोच रखनी है एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। बाय बाय।